चल रहे हैं, वही झारखंड में 43 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। इस मुद्दे पर चुनाव विश्लेषक अभय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यह है कि बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है यह चुनाव क्या सेमीफाइनल है विधानसभा के अगले साल की हम बात करें तो? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आचार जो विधानसभा का चुनाव उपचुनाव हो रहा है, अगर उस पर कोई एक पार्टी चारों सीट जीत जाती है या कोई एक गठबंधन चारों सीट हार जाता है, तो यह कहना कि वो आउट ऑफ रेस हो गई और एक जीतने के कगार पर आ गया, बिल्कुल गलत है और जल्दीबाजी होगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2010 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए, उससे पहले बिहार में 18 सीटों पर बाईपोल हुआ था, जिसमें महज एनडीए, बीजेपी प्लस जेडीयू 5 सीटें जीती थी। जेडीयू 3 सीट जीती थी, बीजेपी 2 सीट जीती थी। लेकिन 2010 के असेंबली पोल में 206 सीटें एनडीए लेकर के आई। अगर आप 2010 असेंबली पोल के पहले जो बाईपोल हुए, उसके आधार पर अगर उस विधानसभा को देखिए तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो कतई ऐसा नहीं होता है कि आज जो रिजल्ट आने वाला है उसके अनुसार अगर उसको इमेजिन कर ले वही होने जा रहा है, तो थोड़ा जल्दीबाजी। कोई भी पार्टी ये कतई मानकर ना चले कि सेमीफाइनल है, आगे जाकर ये वोट सेमीफाइनल में तब्दील होगा, ये मानकर ना चले। चलिए हम चारों सीटों की सिलसिलेवार ढंग से बातचीत करें। तो सबसे पहले बात करें इमामगंज की, जहां पर दीपा मांझी हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो आपको जीतनराम मांझी की बहू हैं, एक सांसद की बहू हैं, एक विधायक की पत्नी है, क्या लगता है वहाँ परिवारवाद वहाँ हर जगह हालांकि हावी है, तो इस सीट पर हम बात करें तो क्या लगता है आपको? जी देखिए, जहां तक बात रही कि अगर आप बाईपोल की बात कीजिए और अभी जो वोटिंग परसेंटेज अभी जो 3 बजे तक आया है, वह किसी के तरफ कोई रुझान दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई भी जीतेगा तो बाई चांस जीतेगा, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज जो अभी मैंने देखा, जो अभी आपने दर्शकों को बताया, हमने भी सुना, उसके अनुसार अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। और देखिए, ऐसा है कि पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए इन चारों सीटों पर, तो सबसे कम हुआ था तरारी में वोट हुआ था, सबसे अधिक हुआ था बक्सर वाले इस पर सीट पर। हालांकि इस पर जो 2 और कैंडिडेट हैं, जनसुराज का है, आरजेडी है, तो कितनी कड़ी टक्कर देते रोशन जी नजर आएंगे, या फिर अगर हम जितेंद्र कुमार जी जो एक चिकित्सक हैं, जाना माना नाम है वहां के ग्रामीण क्षेत्र में, तो कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी जो इलेक्शन, अभी जो वोटिंग परसेंटेज देख के आ जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी और जो भी कैंडिडेट जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम एकदम एग्जैक्टली बोल दें कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा कतई होने की संभावना नहीं दिख रही है। वोटिंग परसेंटेज के अनुसार मैं वोटिंग परसेंटेज देख करके चौंक गया हूं कि पिछले बार जो इलेक्शन इन सीटों पर जो वोटिंग का ये रहा है, ट्रेंड रहा है, उसके अनुसार काफी कम हो रहा है। और जब काफी कम वोटिंग हो रहा है, तो उस पर कुछ भी एक्सट्रापोलेट करना, कोई भी उसको रिजल्ट के तौर पर, रुझान के तौर पर बताना, एक ऐसी बात है कि जैसे हम अंधकार में तीर चला रहे हो। जी, तो अब अगर तरारी की बात करें, ये बात तो होगी इमामगंज की, अगर हम तरारी की बात करें, तरारी में क्या लगता है आपको, भाकपा माले हैट्रिक मारेगी? जी देखिए, वहां के बारे में भी यही राय होगी कि देखिए, आसान नहीं है, भाकपा माले भी जीत सकते हैं। वहां 2 कैंडिडेट बहुत अच्छे पोजीशन में है, और तीसरा जो कैंडिडेट आया है वह किसका वोट काट रहा है, किसके तरफ स्केल को टिल्ट कर रहा है, यह देखने वाली बात होगी। मैं एक बात बताऊं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन चारों सीटों पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट करने की तैयारी चल रही है, करने की बात हो रही है। सुनील पांडे के पुत्र भी हैं, जो पिछली बार सुनील पांडे दूसरे नंबर पर आए थे। हो सकता है क्या इस बार कुछ नया देखने को मिले रिजल्ट? देखिए, ऐसा है कि पिछले इलेक्शन में सुनील पांडे इंडिपेंडेंट थे और उस पर बीजेपी और सुनील पांडे के वोट को मिला दे तो वह सीपीआई-एमएल से लगभग थोड़ा ज्यादा हो रहा था। लेकिन ऐसा होता नहीं कि 2 पार्टी का वोट साथ मर्ज कर जाए, और वह भी तो बाईपोल हो। बाईपोल में ऐसा भी जो मतदाता जो निकलते थोड़ा कम निकलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया चलो मेन पोल है नहीं, जनरल इलेक्शन होता है कि उसमें क्या होता है कि सरकार किसकी बनेगी ऐसा होना होता है। लेकिन बाईपोल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाईपोल में महज एक प्रकार का किसी कारण से सीट खाली होता है, उसके आधार पर लोग जाकर के एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जरूर हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब इसके अनुसार पब्लिक में इमेज बनाने की बात होती है। टेक फॉर एग्जांपल कि अगर आरजेडी अच्छा परफॉर्म करती है तो तेजस्वी यादव बोलेंगे कि देखो भैया मेरी पार्टी मजबूत हो गई। अगर जेडीयू की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही तरारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक और गया की एक और सीट है, बेलागंज की बात करते हैं। 2 यादों में कड़ा मुकाबला, इसकी भी जनसुराज की एंट्री होती है, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को वो मिलता है वहां पर टिकट। तो क्या लगता है यहाँ पे किस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी देखिए, यहाँ भी वही बात रही कि जनसुराज पार्टी किस तरह से, देखिए मैं बताऊं जनसुराज पार्टी के बारे में, मैं अपनी एक कि देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो पहला चुनाव हराने के लिए, फिर हारने के लिए, तब चुनाव जीतने के लिए आते, तब चुनाव। हालांकि प्रशांत किशोर तो जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा तो करना है, दावा करने के लिए आए हैं, और दावा कोई भी
कंटेंडिंग पार्टी होती है, ये नहीं बोलती कि मैं चुनाव हारने के लिए आया हूं, लेकिन उनको भी पता है, वो भी बहुत बड़े एक इलेक्शन रहे हैं तो उनको भी पता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी जो चारों सीट, तो अभी प्रशांत किशोर के लिए मतलब इलेक्शन जीतने या उस कंडीशन में पोजीशन में आने में थोड़ा सा एक सवाल है मेरे में भाई जी कि अगर हम इमामगंज की बात करें, खासकर इमामगंज की बात कर रहे हैं, आरजेडी का जो एमवाई जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनके, उसमें सेंध लगेगी इनके जनसुराज के एंट्री होने से? वहां लगेगी, जरूर लगेगी, लेकिन कितना लगेगी, ज्यादा लगेगी मुझे ऐसा नहीं, लेकिन लगेगी जरूर। या फिर इसमें मनोरमा देवी आगे बढ़ जाएंगी, क्या लगता है जेडीयू की? देखिए संभावना वही पे बताया कि संभावना मतलब कि दोनों के लिए है, लेकिन हाँ जिसको प्रशांत किशोर की पार्टी कम डिस्टर्ब करेगी उसके जीतने की संभावना ये है। अगर हम बात करें, देखिए रामगढ़ की बात करते हैं, यहाँ राजपूत वोटर्स है, यहाँ पर क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अगर हम 1985 में भी इस सीट से जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव जीते थे, यह उनका पारिवारिक सीट है। एक बार जगदान सिंह की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी, अगर हम बात करें यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल एक बार 1985 से लेके अभी तक या तो यह मतलब लालू जी वाली टीम के पास ये सीट रही है या उनके परिवार के पास है, एक बार छोड़ करके 2015 को छोड़ करके। तो इस बार भी हम ये कह सकते हैं कि इस बार उनके बेटा हैं, तो अगर आप हमसे पूछिएगा तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे आगे संभावना उनकी है, लेकिन वहां भी कोई गारंटी है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां जो तीसरा फैक्टर आया है वह किस रूप में रोल प्ले कर रहा है, वहां की जनता किस रूप में ले रही है कि भैया पहले ये थे, मतलब उसी एक ही परिवार को लोग बार बार वोट देने पहले सोचने लगते हैं कि भैया एक बार उनको दिए, एक बार इनको दे रहे, फिर एक ही परिवार के तीसरे सदस्य को देने के पहले भी जनता कई एक बार ऐसा करती है, मतलब कई एक बार उसके मन में तरह तरह के ये आते हैं। तो देखना है कि एक सवाल है मतदाताओं को लेकर कि एक साल, महज एक साल के लिए ही अगर उपचुनाव की बात करें तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कोई मुद्दा यहाँ पर काम कर रहा है इन चारों सीटों पर, या फिर वोटर्स जान रहे हैं कि चलो एक साल की ही बात है, तो क्या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा? तो किस तरह के मुद्दे वहां पर काम कर रहे हैं उपचुनाव की हम बात करें तो? देखिए ऐसा है कि वोटिंग जो कम हो रहा है उसका बहुत बड़ा रीजन कारण यह भी है कि उत्साह नहीं पता है कि एक साल का वोटिंग है, उसमें क्या वोट करना है। कोई बाहर से निकल के, जैसे कि जनरल इलेक्शन होता है, लोग पटना से भी आ जाते हैं, बाहर से भी लोग जाके अपना करते हैं वोट, लेकिन सबको पता है कि भैया एक साल का वोटिंग है, बहुत विशेष तो है नहीं, सरकार जो है वही कंटिन्यू करेगी, केवल यह मतलब पार्टियों के बीच की ये है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो बस वही है कि देखिए किस तौर पर जाता है, लेकिन किसी भी सीट पर कोई कैंडिडेट श्योर है, जो मैंने स्टडी किया उसमें यही देखा है कि किसी भी सीट पर किसी कैंडिडेट को श्योर सर कि भाई यह आगे कहने में मैं थोड़ा से, देखिए हर चुनाव कोई ना कोई नई बड़ी पार्टी छोड़कर जाता है या किसी खास विशेष प्रयोजन के लिए उसे याद किया जाता है। तो ये जो उपचुनाव है बिहार में 4 सीटों पर, क्या कुछ नई बड़ी पार्टी बनाएगा या फिर क्या कुछ किस चीज के लिए इसे याद किया जाए? अगर हम बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात वो है कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी आई है, अब उसका क्या परफॉर्मेंस होता है, किसका खेल बिगाड़ती है, क्या परफॉर्मेंस करती है, इसके आधार पर यह इलेक्शन इसे याद बिल्कुल मान भी चल रहे कि लिटमस टेस्ट है, सबको ये मानकर चल रहे हैं, तमाम जो विश्लेषक हैं ये मान रहे हैं कि ये जनसुराज का लिटमस टेस्ट। देखिए अगर 2 सीट पर भी प्रशांत किशोर अगर ऐसा कर दे कि जो मतलब कि अगर सीट के परिणाम को उलट पलट करा दे तो वही उनके लिए जीत है जी। 2 सीट पर भी, 4 सीटों में 2 सीट पर भी उलट पलट करा दें कि भैया मेरे कारण वो जीत गया या मेरे कारण वो जीत गया, तो वह उनके लिए मैं मानूंगा। चलिए 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि किसके भाग का फैसला, चूंकि अब तो ईवीएम बंद हो गया, क्या कुछ होगा। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां पर 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण की बात तो वहां पर चंपई सोरेन है, राजा पीटर है, बड़े बड़े दिग्गज, इनका आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा उनकी किस्मत। वहां पर क्या लगता है? देखिए वहां पर की वस्तुस्थिति ऐसी है कि यह इलेक्शन विधानसभा का चुनाव, झारखंड स्टेट बनने के बाद 5वां विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 5th स्टेट असेंबली पोल है झारखंड। यह इलेक्शन 2 कारणों से ज्यादा यह है क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने पार्टी को लेकर के बीजेपी में आ गए हैं, और चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने जेएमएम से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी के लिए संभावना ऐसे भी बनती दिख रही है क्योंकि चेहरे पुराने हैं लेकिन टीम नहीं है, पार्टी नहीं है। यस। तो इसमें क्या है कि मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये दोनों जो नेता हैं मासवे से इनका हर जगह पर कुछ न कुछ इनका अच्छा खासा वोट है। तो इसमें क्या होगा कि इसे बीजेपी जो अभी तक मैं बता रहा हूं कि जब से स्टेट बना, जब से असेंबली पोल शुरू हुआ, किसी भी पार्टी को 41 से स्पष्ट मेजोरिटी आज तक नहीं हुआ है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि इस बार बीजेपी अच्छे पोजीशन में है, 18 का बेंच अगेंस्ट उनके खिलाफ काम कर रहा है, जेएमएम के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, इनके लिए अच्छी संभावना है। तब जबकि 2 बड़े नेताओं का शामिल होना बीजेपी में, शामिल होने के बाद अगर हम अच्छा हेमंत सोरेन जी की बात करें तो क्या एक जो इमोशनल फैक्टर वो शिफ्ट करना, जनता के बीच शिफ्ट करना चाह रहे थे अपनी ओर, क्या उसमें वो कामयाब हो सके हैं?
देखिए ऐसा मुझे महसूस तो जब मैंने कैंपेन ट्रेल देख रहा था तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने चंपई सोरेन को हटा करके खुद को मुख्यमंत्री बना लिया। उनको जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फिर आने के बाद उनको हटा करके बिना किसी कारण से, इसलिए इमोशनल कनेक्ट अगर देखिएगा तो चंपई सोरेन के साथ ये है कि भाई उनको हटा करके इनको बना दिया गया बिना किसी कारण के। तो मैं अगर वो मैं जो जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं देख रहा हूँ कि हेमंत सोरेन उतना अच्छा मतलब उस पोजीशन में नहीं है। राजा पीटर की बात कर लेते हैं। राजा पीटर भी एक बड़ा नाम है वहां पर। देखिए राजा पीटर जी के बारे में बड़ी बात यह है कि 2009 में 2008 में इलेक्शन हुआ था, वोटिंग 2008-9 दोनों साल में इलेक्शन हुआ था, मैंने नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक। तो उन्होंने तमार विधानसभा सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को चुनाव हराया था 8973 वोट से। 8973 वोट से चुनाव हराया था। यह देश के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ कि जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर बाइपोल लड़ रहा हो विधायक बनने के लिए चुनाव हार गया हो, मुझे मात मिली हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यह तमार से राजा पीटर ने यह काम किया था। तो राजा पीटर जेडीयू में है अभी, तो यह एक बड़ी मतलब यह वो एक अलग प्रकार का ये है। चुनाव के जो आंकड़े आए हैं 3 बजे तक का लगभग 59% मतदान हुआ है झारखंड में। तो क्या लगता है कि क्या कुछ जाएगा? जी देखिए ऐसा है कि बिल्कुल यह अब 65-66% जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक बिग सेक्शन ऑफ वोटर्स जो होते हैं सो 3-4 बजे के बाद आते हैं। उनका कहना होता है भैया अभी वहाँ पर भीड़ होगी, अभी कुछ होगी। कुछ लोग अभी मतलब कुछ काम से बाहर के होते हैं, वो शाम को आकर के वो जाते हैं वोट करने। तो अंतिम 2 घंटे में अच्छा वोट होता है। तो अगर यह वोट 67-68 भी चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 43 सीटों पर देखिए वहां चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण है आज। तो किन किन सीटों को आप अहम मान रहे हैं? रांची विधानसभा भी उसमें शामिल है। जी देखिए ऐसा है कि चंपाई जी वाला जो सीट है उसको मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूँ। और ऐसा कोई इसमें जी और इसके अलावा जो मतलब ऐसा कोई सीट तो मतलब ऐसा ये नहीं है। एक तमाड़ का होगा जहाँ पे राजा पीटर जी हैं। जी हाँ, तो राजा पीटर इसलिए एक स्पेशल केस है, मतलब वो स्पेशल केस है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है। लेकिन हाँ अगर मतलब कि देखा जाए तो अगला जो फेज है झारखंड के असेंबली पोल का वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस लिहाज से जिसकी आप चर्चा कर रही है। अगर हम झारखंड चुनाव की बात करें तो कौन के जनता मतदाता जो है आखिर किन किन मुद्दों के कारण मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? क्या लगता है? तो काफी नजदीक से विश्लेषण कर रहे हैं। जी नहीं बिल्कुल ऐसा है कि हर 5 साल के बाद एक वोटर ये हो जाता है। और वहां पर सबसे बड़ी बात अगर देखिएगा कि बीजेपी ने भी इशू बना लिया है। उसमें क्या है कि जो वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन का जो इशू है वह मतलब उसको बीजेपी सबसे बड़ा इशू बनाने का प्रयास कर रही है। और इशू है, ऐसी बात नहीं कि इशू नहीं है, वह इशू है। और इस बार के इलेक्शन में इन्फिल्ट्रेशन ही इशू बना हुआ है। तो देखना है कि उसको जनता किस रूप में लेती है और कैसे क्या करती है। और देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश से या बाहर से लोग वहां करके ये कर रहे हैं तो उसका तरह तरह के रिपरकशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस रूप में मैं तो इसी को मानता हूँ कि बड़ा इशू है। तो झारखंड विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो झारखंड विधानसभा में आपने काफी नजदीक से उससे अध्ययन किया है। अगली दूसरे चरण के चुनाव 20 को हैं, तो उस दिन क्या कुछ आपको देखने को, क्या क्या नई चीजें, कौन कौन से नए जो मुद्दे वहां पे सामने आएंगे? ये देखिए मुद्दे तो पहले जो फेज में है वही मुद्दे मैंने अगर आज के अनुसार कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो आज के अनुसार ही मैंने अभी जो मुद्दा है वही होगा। और इन्फिल्ट्रेशन ही वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और अगला जो फेज जहाँ का इलेक्शन का है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन उसी बेल्ट में हो रहा है, इसलिए वहाँ तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बातचीत के लिए शुक्रिया आपका भैया जी। तो विधानसभा उपचुनाव चल रहा है जो बिहार में 4 सीटों पर और झारखंड 43 सीटों पर चुनाव चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर